हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप हाल चाल सबका बढ़िया होगा। और भाई पेपर अब हमारे ओवर हो गए हैं और पेपर सर अच्छे भी हुए होंगे। मैं होप कर रहा हूँ कि आपके पेपर बहुत अच्छे होंगे। और स्पेसिफिकली अगर जेआईजीएल की बात करी जाए तो सर जेआईजीएल का पेपर तो बहुत बढ़िया हुआ होगा, क्योंकि जेआईजीएल का पेपर तो बहुत आसान पेपर आया है, कोई पेपर टफ नहीं आया है। सर क्या बोल रहे हो। हाँ सर, पेपर तो अच्छा खासा टफ आया था। हाँ, कौन बोल रहा है ये। न्यू सिलेबस वाले बच्चे बोल रहे होंगे। ये ओल्ड सिलेबस वाला पेपर तो वाकई में एकदम लड्डू पेपर आया था, उसके अंदर कुछ था ही नहीं। ठीक है, मैंने पेपर चेक किया, मैंने उसकी पूरी एनालिसिस करी है, अभी मैं आपको शीट दिखाऊंगा उसकी। ओल्ड सिलेबस भी मैंने करा है और न्यू सिलेबस भी मैंने करा, मगर न्यू सिलेबस वाले बच्चे जो है उनके मन में एक ये चीज है जो उनको लग रहा है, मुझे नहीं लग रहा, बच्चों को लग रहा है। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि सर न्यू सिलेबस का पेपर ना थोड़ा टफ आया था। थोड़ा नहीं सर, बहुत टफ आया था, मुश्किल पेपर आया था जेआईएल न्यू सिलेबस का। बेटा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। टफ आपको तब लगेगा वो पेपर, या तब लग रहा था अगर आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर ना हो। क्योंकि पेपर जो आया था, पेपर बहुत बहुत अच्छा पेपर बनाया है इंस्टीट्यूट ने। बेटा एकदम कंसेप्चुअल पेपर बना के दिया था इंस्टीट्यूट ने। ऐसा कुछ नहीं दिया है कि आउट ऑफ द सिलेबस आ गया, आउट ऑफ द बॉक्स है, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ हमारे सिलेबस से था। बट उन्होंने क्या कर दिया, थोड़ा ज्यादा फोकस इस बार करा है केस स्टडी बेस क्वेश्चंस पे। और केस स्टडी बेस के क्वेश्चंस हम तभी सॉल्व कर सकते हैं जब हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो। और वो बच्चे जिन्होंने मुझसे अच्छे से पढ़ाई करी है, अच्छे से क्लासेस ली है, मैं गारंटी दे सकता हूँ उनका पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। क्योंकि भाई हमारी आदत क्या है आपको पता है, कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ ये आपको अच्छे से पता है। बहुत से बच्चों की कंप्लेन रहती थी कि सर आप ना बहुत ज़्यादा डीप में चले जाते हो, सर आप जेआईएल के सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ाते हो, सर दूसरे टीचर तो इतना डिटेल में नहीं पढ़ाते। हमारा ये दोस्त, हमारा वो दोस्त इसके साथ यहाँ पे पढ़ रहा है, सर उनकी बुक तो सर 250-300 पेजेस में ख़त्म हो जाती है सर। मगर सर आपकी आपकी तो सर वॉल्यूम 1 ही 300 पेज प्लस की है, वॉल्यूम 2 भी आपकी 300 पेजेस की है। सर कैसे करते हो, इतना ज़्यादा डिटेल में क्यों पढ़ाते हो। बेटा उसका आंसर अब आपको मिला है। उसका आंसर अब आपको जो न्यू सिलेबस का क्वेश्चन पेपर आया ना, उसमें आंसर है वो, कि मैं इतना डिटेल में इतना डीप में क्यों पढ़ाता हूँ। इसके पीछे कारण ये है कि इंस्टीट्यूट आपसे कहीं से भी कुछ क्वेश्चन पूछ ले, आपको उसका आंसर आता हो। आधा अधूरा पढ़ाने की बेटा मेरे अंदर आदत नहीं है। चाहे कोई भी चीज़ मैं पढ़ाऊँ, मैं पढ़ाऊँगा डिटेल में ही पढ़ाऊँगा। मुझे कोई टीचर से कोई मतलब नहीं है। एक टीचर कोई 100 पेज में पढ़ा रहा हो, 200 में पढ़ा रहा हो, 300 में पढ़ा रहा हो, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। जब आप बताओ, अगर न्यू सिलेबस बात करी जाए जेएजएल की, जब न्यू सिलेबस का मॉड्यूल ही 700 प्लस पेजेस का है, हाँ, तो भाई साहब हमारा मॉड्यूल 250-300 पेजेस में कैसे हो सकता है। और रही बात ओल्ड सिलेबस की बात भी करूं, तो ओल्ड सिलेबस में भी 425 ऐसे कुछ पेजेस हैं आपके उसके अंदर, इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में। तो भाई साहब हमारा बुक क्या 200 पेज में खत्म कर दे, ऐसे तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब मैं क्या करूंगा फिर, कॉन्सेप्ट बहुत से ऐसे होंगे जिनको आधा अधूरा पढ़ाऊंगा या छोड़ दूंगा। ये चीज़ें होती हैं और ये चीज़ें बहुत जगह हो रही हैं। मेरे पास बहुत से स्टूडेंट ऐसे हैं जो दूसरे टीचर्स की मुझे बुक दिखाए हैं, वाकई में मैंने देखा है 250 पेजेस में खत्म, 300 पेजेस में खत्म। बेटा अगर ऐसे अगर आपने पढ़ाई करी है तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, न्यू सिलेबस का जो क्वेश्चन पेपर आया था उसमें आपका पास होना मुश्किल हो जाएगा। ये तो पक्का है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर मैंने अच्छे से देखा है और वाकई में कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पेपर है। कॉन्सेप्ट पे पूरा पेपर था, डायरेक्ट क्वेश्चन कम है उसमें। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन कम है, या तो देख लिया जाए तो बोल सकते हैं 50-50% आया है। 50% आपका डायरेक्ट क्वेश्चन और 50% केस स्टडी बेस पे है। और ओल्ड सिलेबस की बात करी जाए तो मुश्किल से खाली 10 से 15% केस स्टडी बेस पे और बाकी सब डायरेक्ट है। ओल्ड सिलेबस का पेपर वाकई में ही बहुत इजी आया था, कोई दिक्कत की बात नहीं थी उसमें, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। मगर जो न्यू सिलेबस का है वो भी पेपर इजी है, कोई मुश्किल नहीं था उसमें, ये अपने माइंड में बैठाओ। आपको अगर ये लग रहा नहीं सर बहुत टफ पेपर आया, तो इसका मतलब आपके कॉन्सेप्ट्स में बेटा कहीं दिक्कत है, और कुछ नहीं है, कॉन्सेप्ट्स में कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। बाकी पेपर पूरा आपका इंस्टीट्यूट के सिलेबस में से आया हुआ है। इंस्टीट्यूट के सिलेबस, ये चीज़ अपने माइंड में बैठा लो। क्लियर है, क्लियर है बेटा। अगर अच्छे से पढ़ाई आपने करी हुई है, ठीक है, तो आपका पेपर आराम से क्लियर
होगा, तभी मैं बहुत डिटेल में पढ़ाता हूँ। क्लियर है? और मेरा फोकस जो होता है ना, मेरा फोकस जब भी मैं पढ़ाता हूँ तो जो भी बच्चों ने मुझसे क्लास ली है उनको पता है, मेरी आदत है अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरा फिर फोकस सिर्फ और सिर्फ पढ़ाने पे है, और कोई काम पे मेरा फोकस नहीं है कि भाई साहब मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है? और जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कुछ टीचर्स को मैंने वीडियोस देखी है, मुझे लगता है कि चलो देख लेते हैं वीडियो, कुछ सीखने को मिल जाएगा। मुझे कोई शर्म नहीं आती कि मैं किसी दूसरे टीचर की वीडियो देख रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं देखता हूँ कि ताकि कुछ ना कुछ सीख लूंगा। मगर मैं कभी कभी कोई टीचर्स की वीडियो देखता हूँ, जैसे एग्जांपल देता हूँ, फॉर एन एग्जांपल टीचर पढ़ा रहा है और बोल रहा है कि वी कैन फाइल डायरेक्टली एन अपील टू द हाई कोर्ट, ऐसा कुछ बोला, और उसके बाद बीच में लाइन में गाना शुरू कर दिया। भाई साहब, हाँ, अगर तुम साथ हो तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उसके बाद हाँ जी बच्चों बताइए, समझ आ गया? अब बच्चा ये समझ नहीं पा रहा, गाना समझा रहे थे मुझे, आपकी कॉन्सेप्ट समझा रहे थे। मतलब मुझे एक चीज समझ नहीं आती, जब आप पढ़ा रहे हो, पढ़ाने के बीच में आप गाने गाने शुरू कर देते हो। हाँ, तो बेटा आप लोगों को बता रहा हूँ, ये बच्चों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोगों को ना पढ़ाई पे फोकस करनी है, कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करनी है। ठीक है? कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करिए, गाने बजाने नाचने में फोकस ना रखो। ठीक है? उसका टाइम आएगा आप लोगों का, आप लोग घूम झूमिएगा, नाचिएगा, गाइएगा जब आप क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है? तो इस पे आप लोग ना जाइए, आप लोग कॉन्सेप्ट्स पे फोकस करिए। आप ऐसे जगह कोचिंग करिए, ऐसी जगह, मैं नहीं बोल रहा मुझसे आगे पढ़ो, क्योंकि भाई मैं तो पढ़ाऊंगा डिटेल में, मैं तो पढ़ाऊंगा डिटेल में, मैं डिटेल वाला हूँ, सीधी सी बात, मैं तो डीप में पढ़ाऊंगा। और मैं खुद की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो पूरे दीपक अजानी क्लासेस की बात कर रहा हूँ। हमारे यहाँ जो भी पढ़ाता है, चाहे दीपक सर हूँ चाहे मैं हूँ, हम लोग पढ़ाते हैं डिटेल में। हम लोग का काम ही सिर्फ है डीप में पढ़ाना, डिटेल में पढ़ाना, सीधी सी बात है। क्योंकि उसका क्यों पढ़ाते हैं, उसका आंसर आपको ये क्वेश्चन पेपर में मिल गया है। न्यू सिलेबस का जो क्वेश्चन पेपर आया है वो इसी में आंसर इसका है कि अगर डिटेल में नहीं आपने पढ़ा है, कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं है, गाना बजाना नाचने में आपने अगर फोकस कर दिया, हाँ, ओहो सर क्या आवाज है आपकी, क्या मजा आ गया सर, एक गाना गा दो। भाई साहब गाना सुनने आए हो क्या आप लोग गाना सुनने आए हो क्लास में? हाँ, या सामने वाले को नचाने आए हो, क्या करने आए हो आप लोग? हाँ, आप लोग पढ़ने आए हो। ठीक है? आप इस पे फोकस करिए, आप बोलिए कि सर हमको पढ़ाइए, हम लोग पढ़ने आए हैं। ठीक है? ये नहीं कॉन्सेप्ट चल रहा है, कॉन्सेप्ट के बीच में ही गाना शुरू हो गया, उसके बाद हाँ जी बच्चों समझ आ रहा है, ये क्या है? क्या है भाई साहब ये? मगर छोड़िए, उस पर मैं नहीं जाता, उस पर मुझे नहीं जाना है। ठीक है? उसको छोड़ दीजिए आप इधर आइए। अब मैं आपके सामने पेपर आपको दिखा रहा हूँ, मैं पूरा डिटेल में आपको डिस्कशन नहीं करूंगा, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि पेपर जो करा है आप लोगों ने, चाहे ओल्ड हो चाहे न्यू हो, कहीं बाहर से नहीं आया। और जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं, मैं आपको ये दिखा दे रहा हूँ कि क्वेश्चंस बुक से आए हुए हैं, कॉन्सेप्ट्स बुक में है। ठीक है? भले केस स्टडी डायरेक्ट नहीं होगी, मगर कॉन्सेप्ट्स बुक में है। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स आता है तो केस स्टडी तो आराम से सॉल्व हो जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्लियर है? चलिए दिखाता हूँ, पहले आपको मैं ओल्ड सिलेबस का एक बार दिखाता हूँ, ओल्ड सिलेबस का जो बहुत इजी पेपर आया, ओल्ड सिलेबस। ये देखिए ओल्ड सिलेबस का क्वेश्चन पेपर आपके सामने दिख रहा होगा, दिख रहा है ओल्ड सिलेबस? दिख रहा है, दिख रहा है। चलिए भाई देखते हैं क्या लिखा है। देखिए ओल्ड सिलेबस, ये आपके सामने मैंने देखिए चैप्टर के नाम भी लिख दिए हैं, और ये भी लिख दिया है बुक प्लस जेवी लिख दिया है। बुक मतलब मेरी बुक से भी है, और प्लस में प्लस जेएजएल वैक्सीन जो है हमारी, जेवी मींस जेएजएल वैक्सीन। ठीक है? जेवी मतलब जेएजएल वैक्सीन में इससे मिलता जुलता या ऐसा क्वेश्चन आपको वहां पे मिल जाएगा। ठीक है? ऐसे फर्जी नहीं लिखा है, चेक कर लेना, मैच कर लेना, और जहां जहां बुक लिखा हुआ है मैच कर लेना। और कभी अगर डाउट हो कि सर आपने झूठ बोला है, अगर आपके हल्का सा मन में शक आ जाएगा ना, तो मुझे बता देना सर ये क्वेश्चन क्या आ गया, आपने बुक अपना लिखा हुआ है, हमको तो नहीं मिल रहा, मुझे बता देना बेटा, आपको पेज नंबर बता दूंगा। ठीक है? बुक ओपन करना मेरी, आपको दिख जाएगा वहां पे कॉन्सेप्ट। क्लियर है? चलिए अब देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर 1 था, आपका 20 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर 1 ओल्ड सिलेबस, और ये 4 क्वेश्चन इसमें आए हुए हैं, 5-5 मार्क्स से कंपलसरी क्वेश्चन आपका। पहला क्वेश्चन आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से, पहला क्वेश्चन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से बुक से है मेरी, बुक से है मेरी, और जो जेएजएल वैक्सीन में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन वहां पे दिया है, मैच कर लेना। ठीक है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आईपीसी में, आईपीसी में ये आपका जो केस दिया हुआ है, इसका एग्जाम्पल मैंने वहां पे मेंशन किया हुआ है, सेक्शन 403 में, क्रिमिनल मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी में एग्जाम्पल लिखा है ये। ठीक है? क्लियर है? नेक्स्ट आपका अकॉर्डिंग टू ऑस्टिन, ये भी बुक में आपका दिया हुआ है, सीधी सीधी लाइन बुक में दी, और इसके साथ एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन देखिए बुक में दिया हुआ, आर्टिकल नंबर 14 का आंसर है ये, बुक में ये भी दिया हुआ आर्टिकल नंबर 14, वहां का ये आंसर है, बुक में है ये मेरी। क्लियर है? चेक कर लेना जाके आप लोग, अगर आपको चेक करना हो। बहुत इजी इजी पे क्वेश्चन आए थे भाई, बहुत इजी क्वेश्चन थे, डायरेक्ट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में भाई दो ऑप्शन आपके पास, आप क्वेश्चन 2 करिए या 2A करिए। और देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का पहला देख लीजिए, डिस्कस इन ब्रीफ द एप्लीकेबिलिटी एंड नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ
सफिशिएंट कॉज, डॉक्ट्राइन ऑफ सफिशिएंट कॉज, बुक में डायरेक्ट क्वेश्चन है सेक्शन नंबर 5 के अंदर, डायरेक्ट क्वेश्चन आपका है बुक के अंदर मेरी क्लियरली है, और साथ साथ जीआईजेल वैक्सीन में भी है, ठीक है। नेक्स्ट, what is a statute, discuss the various classes of statute, really interpretation of statute का क्वेश्चन है, interpretation of statute का क्वेश्चन है, पहले पेज में ही मेरी बुक के आंसर है, वहां पे टाइप्स ऑफ और काइंड्स ऑफ स्टैट्यूट्स में पहले ही पहला है, क्लियर है, ये आपके सामने बुक प्लस जेवी। नेक्स्ट आइए, टॉर्ट का क्वेश्चन आया है, व्हाट इज मेलिशियस प्रोसिक्यूशन अंडर लॉ ऑफ टॉर्ट्स, और उसके एसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, ये भी बुक में है और जीआईजेल वैक्सीन में है मेरी बुक, ठीक है। Next, what do you mean by preventive detention, और Article 22 contains certain safeguards against preventive detention, ये भी बुक का क्वेश्चन, और प्लस जीआईजेल वैक्सीन, फर्जी नहीं लिखा है मैंने बुक और वैक्सीन, ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चन आगे आएंगे जो मेरी बुक से नहीं आए, मैं वो भी बताऊंगा आपको कि नहीं आया मेरे बुक से, बट इतना गारंटी है कि 90% भाई साहब पढ़ाया है और बुक से आया है, समझ आ रही है। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 2A पे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2A देखिए, डिस्कस द प्रोविजन रिलेटेड टू इफेक्ट ऑफ रिपील एन एक्ट एंड जर्नल क्लॉजेस एक्ट का क्वेश्चन है, बगर देखिए इसके आगे बुक नहीं लिखा है, इसके आगे बुक नहीं लिखा भाई साहब, ये मेरी बुक पे नहीं है, मेरे से मिस हो गया है, मैंने बुक में नहीं डाला, मगर अब मैं बुक में इसको इंसर्ट कर दूंगा, ठीक है। ये मेरी बुक में ओल्ड सिलेबस की बात कर रहा हूं, ठीक है, वहां पे मैंने नहीं डाला हुआ था, ठीक है। मगर अगर जिसने मॉड्यूल से पढ़ा होगा बहुत बढ़िया बात है, मॉड्यूल से अगर आपने रीड करा है तो बहुत जबरदस्त बात है, ठीक है। ये बुक से मेरे क्वेश्चन मेरी बुक में नहीं है, ना वैक्सीन में है, ठीक है, एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन अलग हो गया, ठीक है, ये नहीं था। नेक्स्ट आते हैं, PQR Construction enters into contract with the state government for the construction of a bridge. The contract was made in the name of a governor. Examine the following with the help of constitutional provision. अब ये constitutional provision सुन के ये नहीं समझ लेना कि इन constitution of India का है, constitution of India का नहीं था, ये administrative law का question है, administrative लॉ का क्वेश्चन है, वेदर द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड और नॉट इज गवर्नर पर्सनली, ये भी बुक का क्वेश्चन है मेरी, ये भी बुक से है, बुक में कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया हुआ है, ठीक है, बुक में कॉन्सेप्ट पढ़ाया हुआ है, वही का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, डिस्कस इन ब्रीफ द इंपॉर्टेंट स्टेजेस इन द प्रोसीडिंग ऑफ अ सूट, लो भाई स्टेजेस, ये तो स्टेजेस तो आपको पता ही है सर, स्टेजेस तो ऑब्वियस बात है, ये भी बुक में है, ठीक है, सीपीसी का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन। Discuss the sentence which can be passed by various courts under section number 28 and 29 of CRPC, ये लीजिए भाई, अलग अलग sentences जो होती हैं ये भी आपको पता है और ये भी बुक का क्वेश्चन है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3, Vijay used to run a grocery store. Sanjay, one of his customer, one day Vijay and Sanjay had an argument, ठीक है, intention of causing a loss to Sanjay, Sanjay opened a grocery, ओहो, ये पढ़ा है क्या, पढ़ा है क्या, हाँ, 2 डॉक्ट्राइंस थे हमारे, जैमनम साइन इंजूरिया और इंजूरिया साइन जैमनम, उस पर कौन सा डॉक्ट्राइन यहाँ पे अप्लाई होगा ये आप सोचिए, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया हुआ है और एग्जाम्पल भी मैं एग्जाम स्कूल आपके क्लास में एग्जाम्पल भी एक देता था, याद है आपको, अगर आप लोग को एग्जाम्पल याद हो कि भाई एक शॉप है, वहाँ पे एक शॉपकीपर ने 4 लोगों को अपनी दुकान में काम पे रखा हुआ था, वो लड़के 4-5 साल वहाँ पे दुकान में काम करे, उन्होंने काम सीख लिया और फिर क्या करा, साथ में ही अपनी एक दुकान खोल दी इन द कॉम्पिटिशन ऑफ द शॉपकीपर। तो भाई साहब यहाँ पे क्या होगा, लीगल इंजरी हो रही है कि नहीं हो रही है, ये आप जानिए, ये आप जानिए, मैंने पढ़ाया हुआ, ठीक है, टॉट का क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट बुक का है, What do you mean by stamp under the Indian Stamp Act? Which instrument stamped with the adhesive? 5 इंस्ट्रूमेंट होते थे जिसपे एडिसिव स्टैंप कंपलसरी होती है, ठीक है, याद है कि नहीं याद है, ये भी आपका बुक का क्वेश्चन है, ये भी बुक का क्वेश्चन है और प्लस जीआईजेल वैक्सीन में भी है। नेक्स्ट, आरटीआई का क्वेश्चन है, डिस्कस द राइट्स अवेलेबल टू द पर्सन अंडर आरटीआई हु डज नॉट रिसीव अ डिसीजन विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम और इज एग्री बाय द डिसीजन ऑफ पीआईओ, या तो भाई एक विद इन एक सर्टेन टाइम लिमिट में डिसीजन नहीं आया तो क्या करोगे आप, ठीक है, मतलब लैप्स ऑफ टाइम हो गया, और या तो क्या हो रहा है, डिसीजन तो आया सर बट हम उससे सेटिस्फाइड नहीं हैं, तो क्या करेंगे उस केस में, बेटा मैंने पीपीटी स्लाइड्स के थ्रू पढ़ाया है यहाँ पे, आपको याद है ना, याद है कि नहीं याद है, यस सर याद है, बुक प्लस जीआईजेल वैक्सीन में ही है। चलिए, देयर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज अंडर विच मेंसरिया इज नॉट रिक्वायर्ड, यस सर हमको पता है मेंसरिया वैसे तो कंपलसरी होती है टू मेक एनी ऑफ द एक्टिविटी टू अ क्राइम, बट इसके कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं जहां मेंसरिया की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और सर आपने पढ़ाया है, यस मैंने पढ़ाया हुआ है, और ये भी बुक प्लस जीआईजेल वैक्सीन, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 4 बोलता है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर सर्टिफिकेट अंडर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का मतलब क्या है, ये भी आपका बुक का और जीआईजेल वैक्सीन का क्वेश्चन, आईटी एक्ट से क्वेश्चन आया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्पेशल कोर्ट का है आपका,
डिस्कस द प्रोविजन रिलेटिंग टू अपील फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ ट्राइब्यूनल अंडर सेक्शन 421, और ये भी आपका बुक प्लस जीआईजेल वैक्सीन। नेक्स्ट, आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या होता है सर? आर्बिट्रेशन, सिंपल क्वेश्चन। और उसके बाद एसेंशियल फीचर ऑफ एन आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट अंडर सेक्शन 7, और ये भी बुक प्लस वैक्सीन। नेक्स्ट, राजेंद्र सिंह एजेड 56 अपॉइंटेड। ये केस स्टडी का सेकंड क्वेश्चन है। केस स्टडी का दूसरा, पहला क्वेश्चन कहाँ था? इधर था, ये वाला विजय वाला, ये था केस स्टडी वाला। ठीक है, केस स्टडी लिख देता हूं। केस स्टडी कितने मार्क्स का था? 4 मार्क्स का। एक अगला क्वेश्चन केस स्टडी का आया है, ये राजेंद्र वाला। ठीक है, और आरटीआई का क्वेश्चन है। आरटीआई क्वेश्चन है, डिस्कस द वैलिडिटी ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ये भी एक आपका, ये भी बुक का कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट है बुक में, मैंने पढ़ाया हुआ है। एक क्वेश्चन ये 4 मार्क्स का, ये भी आपका केस स्टडी बेस्ड है। तो केस स्टडी बेस्ड अभी तक 8 मार्क्स का हुआ खाली, दैट्स इट। आगे आइए, अंडर द इंडियन एविडेंस एक्ट, एविडेंस एक्ट का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? देयर आर सम फैक्ट्स ऑफ व्हिच एविडेंस कैन नॉट बी गिवन दो दे आर रेलेवेंट। भले ही रेलेवेंसी हो मगर आप नहीं दे सकते, नहीं दे सकते। समझ आ रहा है? बुक प्लस जीआईजेल वैक्सीन, ये भी आपका बुक में है, पढ़ाया मैंने, और 8 मार्क्स का क्वेश्चन था। सोचो, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, आर्बिट्रेशन का एक 8 मार्क्स का क्वेश्चन, डिस्कस द ग्राउंड्स ऑन विच आर्बिट्रल अवार्ड कैन बी सेट असाइड अंडर सेक्शन 34 सेक्शन 34 हमने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा, बुक में है ये, और जीआईजेल वैक्सीन में भी है। नेक्स्ट आइए, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 6A। 6 पे आते हैं पहले। रजिस्ट्रेशन एक्ट से क्वेश्चन है और बहुत सिंपल था और केस स्टडी बेस पे क्वेश्चन थोड़ा दिया है। On 20th January, Anil made a will in favor of his nephew Ronak. Anil submits the document of registration on 25th of July 2013. Will Amit be सक्सेसफुल? क्या वो सक्सेसफुल होगा, नहीं होगा, आप जानिए, क्योंकि ये बुक में कॉन्सेप्ट इसका है। नंदिता लीज्ड हर प्रेमाइसेस टू सोहन फॉर अ पीरियड ऑफ 8 months. इज रजिस्ट्रेशन ऑफ अ लीज डीड इज कंपलसरी? बताइए भाई, कंपलसरी है या नहीं है? आप बताएंगे, आपको पता है। सिंपल बुक का क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन, बुक का क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन एक 4 मार्क्स का और जो केस स्टडी का है, केस स्टडी का। अभी तक केस स्टडी 12 मार्क्स की हो गई। चलिए भाई आगे, लो भाई, एक्सप्लेन द रूल ऑफ नोसिटर और सॉसेस और कंडीशन क्या क्या है, ये लीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सा क्वेश्चन, इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूट का। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एग्जम्पशंस ऑफ सर्टेन डॉक्यूमेंट्स एग्जीक्यूटेड बाय और इन फेवर ऑफ द गवर्नमेंट अंडर द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908। और अब आप ये देख रहे होंगे, इसके आगे बुक नहीं लिखा, नहीं है मेरी बुक में, मैंने नहीं पढ़ाया, मगर ये मॉड्यूल से आया। मुझे नहीं लग रहा था ऐसा क्वेश्चन आएगा। मॉड्यूल में देखा तो एकदम लास्ट टॉपिक रजिस्ट्रेशन एक्ट का था, ये लास्ट टॉपिक, 4-5 पॉइंट इसके अंदर थे। ठीक है, मगर अब मैं इंसर्ट कर दूंगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 4 मार्क्स का, तो एक 4 मार्क्स का पहले और एक 4 मार्क्स का अभी, 8 मार्क्स का हो गया जो मेरी बुक से मैंने नहीं पढ़ाया। मैं सिंपल सा बोल रहा हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट, answer the following with a legal provision under the Indian Stamp Act. There is a contract of exchange in which Amit transfers his land to Sanjay. ये भी केस स्टडी क्वेश्चन है और बहुत सिंपल था, और स्टैम्प एक्ट से आपका है, और इस पे भी आपको आंसर देना। बुक का ये भी है और बुक का ये भी है, दोनों बुक के कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाए हुए हैं, बट ये केस स्टडी है, तो ये केस स्टडी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। तो केस स्टडी के कितने हो गए? चौथा क्वेश्चन केस स्टडी का हो गया, 16 मार्क्स। चलिए भाई आगे आते हैं। नेक्स्ट आता है लास्ट क्वेश्चन ऑप्शन में जो था, और ये था एक लिमिटेशन एक्ट का पहला क्वेश्चन। लिमिटेशन एक्ट में द पीरियड स्टार्ट्स ओनली आफ्टर द फ्रॉड और मिस्टेक इज डिस्कवर्ड बाय द अफेक्टेड पार्टी। कमेंट करना है, बुक में ये भी कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया हुआ है। नेक्स्ट, डिस्कस द इनहेरेंट पावर ऑफ द हाई कोर्ट अंडर सेक्शन 482। ये भी मेरी बुक में मैंने नहीं पढ़ाया हुआ है, तो 12 मार्क्स का हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं। व्हाट आर द एसेंशियल रिक्विजिट्स ऑफ अ वैलिड कस्टम? पढ़ाया हुआ है आपको, कस्टम्स का, बुक का ही है। नेक्स्ट, अंडर आईटी एक्ट आपका है कंट्रोल ऑफ सर्टिफाइड अथॉरिटी इशूड एन ऑर्डर, ये भी आपका आ गया। तो ये भी आपका थोड़ा सा केस स्टडी बेस में है, और इसका भी कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाया है, तो ये भी मैं केस स्टडी बोल देता हूँ। तो अगर देखा जाए बेटा, पूरा अगर पेपर देखा जाए, पूरा पेपर अगर देखा जाए, तो टोटल आपका ओल्ड सिलेबस का ये जो क्वेश्चन पेपर है, टोटल कितने मार्क्स का है सर? टोटल मार्क्स 132 मार्क्स का है टोटल। ठीक है, इसमें से माइनस कर देता हूं 12 मार्क्स, क्योंकि मैं बोल रहा हूं कि मेरी बुक में नहीं है, मगर 120 मार्क्स का 120 मार्क्स का पेपर आपकी बुक में है। समझ आ रहा? मोर देन 90% मेरी बुक से और वैक्सीन से आया है। 5-10% का तो लीवरेज होता ही है, वो तो इंस्टीट्यूट कहीं से भी दे सकता है, कहीं से भी आ सकता है।
ठीक है। अब पूरा मॉड्यूल तो मैं कॉपी नहीं कर सकता ना, पूरा कॉपी अगर कर दिया फिर मेरी बुक और मॉड्यूल में बराबरी क्या रह जाएगी। हाँ, मगर फिर भी मैंने अच्छा खासा आपको नोट्स बना के दिया और डिटेल में जिसने पढ़ा है ऑब्वियस सी बात है उसको कहते हैं मोर देन 90% बुक से प्लस जीआईजिल वैक्सीन से ओल्ड सिलेबस का क्वेश्चन पेपर आया हुआ है। समझ आया आपको? क्लियर है? और आउट ऑफ 132, आउट ऑफ 132 ओनली 20 मार्क्स केस स्टडी बेस्ड था, ओनली 20 मार्क्स। अब बाकी देखा जाए तो 132 में से अगर 20 मार्क्स आप हटा दीजिए तो 112 मार्क्स, 112 मार्क्स का पेपर आपका डायरेक्ट है बेटा, डायरेक्ट, कोई केस स्टडी है ही नहीं, खाली 20 मार्क्स की केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन थे, दैट्स इट। आ रहा है समझ? आ रहा है समझ? तो ओल्ड सिलेबस के पेपर वाकई में बहुत बहुत इजी, और मेरे हिसाब से मैं तो ये समझ रहा हूँ कि जिस बच्चे ने अगर अच्छे से पढ़ाई करी होगी, ठीक है, वो तो भाई साहब आराम से उसका पेपर क्लियर है ये। ठीक है, चलिए अब आते हैं न्यू सिलेबस पे आते हैं, अब आते हैं थोड़ा सा न्यू सिलेबस पे आते हैं, और न्यू सिलेबस का क्वेश्चन पेपर ये है। कहाँ गया न्यू सिलेबस? ये आ गया न्यू सिलेबस। ये भाई साहब आपका न्यू सिलेबस का क्वेश्चन पेपर, और न्यू सिलेबस का क्वेश्चन पेपर थोड़ा सा मुझे एक चीज़ बुरी लगी है, वो भी इंस्टीट्यूट के साइड से लगी, कि भाई साहब आप लोगों ने बोला कि सर पहला क्वेश्चन देंगे 20 मार्क्स का और वो रहेगा केस स्टडी बेस पे रहेगा। ठीक है, केस स्टडी बेस पे तो आपने दिया, मगर उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देंगे, आपने बोला है, बोला था आपने अपने प्रोस्पेक्टस में, आपने बोला था कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आप देंगे। अब ऑब्जेक्टिव टाइप का क्या मतलब है आपके पास, ये तो सर मुझे भी नहीं पता। अब इसका थोड़ा आप क्लैरिफिकेशन प्लीज दे दीजिएगा, सो दैट हम टीचरों को भी समझ आ जाए और बच्चों को भी समझ आ जाए कि ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है। प्लीज उसको डिफाइन कर दीजिएगा एक प्रोस्पेक्टस इशू करके कि ऑब्जेक्टिव का मतलब है क्या। सर हमको तो ऑब्जेक्टिव का मतलब यही लगता था कि सर क्वेश्चन आएगा, 4 ऑप्शन आएंगे, उसमें से एक हमको बताना होगा, या चलो भाई यस और नो के फॉर्म पे या ट्रू एंड फॉल्स के फॉर्म पे कुछ आप ऐसा बना के दे देंगे। हम लोग तो यही सर यही सोच रहे थे, एक केस रहेगा और ऐसे कुछ क्वेश्चन रहेंगे। मगर भाई साहब आप लोगों ने तो केस स्टडी तो दी, मगर उसके साथ आपने कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं, आपने तो नॉर्मल क्वेश्चन दे दिए हैं। हाँ, और एक टीचर बोल रहा था, मैंने सुना एक वीडियो में, हाँ, एक टीचर बोला कि बेटा ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि सिंगल लाइन में अगर क्वेश्चन वो पूछ रहा है ना इंस्टीट्यूट, तो उसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। सर जी क्या बोल रहे हो आप, क्या बोल रहे हो, इसका मतलब ऑब्जेक्टिव होता है? हाँ, इसका मतलब ये ऑब्जेक्टिव है। अगर केस स्टडी क्वेश्चन दिया और एक एक लाइन में ये क्वेश्चन जो पूछे गए हैं नीचे, ये जो क्वेश्चन पूछे गए हैं नीचे, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। मुझे समझ नहीं आया, वो टीचर था, वो टीचर बोल रहे हैं, आप मुझे समझ नहीं आया सर कि आप क्या किस बेस पे बोल रहे हो कि ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, मुझे तो नहीं दिख रहा ऑब्जेक्टिव टाइप। हाँ, तो ये मुझे नहीं लग रहा सर, आपको ऐसा लग रहा है, पता नहीं, क्या पता आपके इंस्टीट्यूट में किसी से बात हुई हो तो आपको बताया गया हो कि ऑब्जेक्टिव का मतलब ये होता है सर, तो आपको लग रहा हो ऐसा, बट मेरे हिसाब से ऐसा नहीं है। क्लियर है? चलिए उस पर आप छोड़ते हैं उस पर कि ऑब्जेक्टिव था या नहीं था। मगर चलिए इतना समझ आ गया कि जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसके जो क्वेश्चंस पूछे गए थे बहुत इजी क्वेश्चन थे। चलो भाई भले हो ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा, मल्टीपल चॉइस एंड ऑल या कुछ ट्रू फॉल्स नहीं पूछा, मगर पेपर का जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसके जो क्वेश्चन थे वाकई में ही इजी थे। और ये जो केस स्टडी दी हुई है ना, मुझे तो समझ नहीं आया इसका कोई मतलब था कि नहीं था, इसका कोई रेलिवेंसी मुझे दिखी ही नहीं। आप ऐसे डायरेक्ट पूछ लेते क्वेश्चन वाले, आप डायरेक्ट ऐसे ही पूछ लेते, मुझे तो इसकी रेलिवेंसी वाकई में नहीं समझ आई। आगे अब आप लोगों को क्या समझ आया मुझे नहीं समझ आता। मुझे कोई रेलेवेंसी इसकी केस स्टडी की नहीं लगी, क्वेश्चन तो एकदम अलग अलग थे। और क्वेश्चन कैसे, आपको क्वेश्चन आपको बता दे रहा हूँ, जो केस स्टडी है पहली वाली, ये कौन से चैप्टर से बेसिकली अगर देखा जाए, बेसिकली मेजरली इसमें जो क्वेश्चन आए हैं वो चैप्टर आपका ये है, लॉ रिलेटेड टू क्राइम्स एंड प्रोसीजर, जिसके अंदर आईपीसी एंड सीआरपीसी दोनों है। ठीक है, इससे रिलेटेड बेसिकली मेजरली क्वेश्चन यहाँ का है ये। चलिए देखते हैं इसके अंदर, और बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं था। आइए देखिए, आपको दिखा दे रहा हूँ कि कौन कौन से बुक्स है। यहाँ पे मैंने जीआईएल वैक्सीन नहीं लिखा है क्योंकि न्यू सिलेबस वाले बच्चों को इस बार मैंने कुछ चैप्टर सिमिलर थे तो मैंने उनको ओल्ड वैक्सीन अपनी दी थी क्योंकि चैप्टर सिमिलर थे। नई वैक्सीन अब अगले अटेम्प्ट के पहले ही आपको मिल जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मगर फिर भी ये सब क्वेश्चंस बुक से ही है। अब जीआईएल वैक्सीन मैंने खोल के देखा नहीं, मैच किया नहीं, क्योंकि क्वेश्चंस वहां से होंगे 100% है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, बुक से मगर है। ये देखिए पहला क्वेश्चन, व्हाट इज क्रिमिनल डेफेमेशन। लो भाई साहब, क्रिमिनल डेफेमेशन क्या होती है सर, हमको पता है। दो तरह के डिफेमेशन होती है, सिविल भी होती है, क्रिमिनल भी होती है। और क्रिमिनल डेफिनेशन हमने सर सेक्शन 499 ऑफ इंडियन पीनल कोड पढ़ा हुआ है सर, बहुत डिटेल में पढ़ा है सर हमने तो। सेक्शन 499, सेक्शन 500, सेक्शन 501, सेक्शन 502, चारों सेक्शन हमने बहुत डिटेल में पढ़े हुए हैं सर, बुक में है।
सिंपल क्वेश्चन, पहला पहला, चलिए हो गया। नेक्स्ट, इज द एप्लीकेशन ऑफ एंटीसिपेटरी बेल बाय अक्यूज्ड अली खान खेतान, जो भी अली खेतान एंड जॉन ऑगस्टाइन, इस क्वेश्चन के हिसाब से, इस केस स्टडी के हिसाब से मेंटेनेबल है या नहीं है? अगर आपको एंटीसिपेटरी बेल का कॉन्सेप्ट आता है तो आपको आंसर आता है। और एंटीसिपेटरी बेल का कॉन्सेप्ट मैंने इस चैप्टर के अंदर पढ़ाया है अंडर द सेक्शन ऑफ CRPC में। ठीक है, मैंने आपको एंटीसिपेटरी बेल का कॉन्सेप्ट पढ़ाया है। आ रहा है समझ? मैंने टाइप्स ऑफ बेल्स पढ़ाई थी वहां पे, टाइप्स ऑफ बेल्स पढ़ाई थी वहां पे। क्लियर है? वहां पे एंटीसिपेटरी बेल भी आपको पढ़ाया है, अगर आपने पढ़ा है तो आता है। बुक का क्वेश्चन ये देखिए आपके सामने है। नेक्स्ट, whether the complaint filed by Mr. Ali and John Augustine under sister against sister leads to libel, defamation or slander. libel है कि slander है? सर libel है या slander है? या सर परमानेंट फॉर्म वाला है या सर टेम्परेरी नेचर वाला है? समझ आ रही है? लेबल एंड स्लेंडर पढ़ा है कि नहीं हम लोगों ने? पढ़ा है। और लेबल एंड स्लेंडर अगर हमको अच्छे से कॉन्सेप्ट आता है तो हम बता सकते हैं कि क्या हुआ इस केस में। समझ आ रही है? तो मैंने आपको क्या बोला है, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर था, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर था तो आंसर आता है सर। अगर कॉन्सेप्ट ही नहीं क्लियर, हम खाली रट के गए हैं, हमने 3-4 लाइन खाली पढ़ी उसके बारे में, तो बेटा मुश्किल है। तो बेटा 100% मुश्किल है फिर करना। चलिए आगे, तो बुक का आगे आते हैं। What is the jurisdiction of court to try civil suit where wrong done to a person? ये किसका क्वेश्चन है? jurisdiction की बात कर रहा है, किसका? ऑफ अ सिविल कोर्ट, CPC। CPC, ठीक है, CPC आ रहा है याद? jurisdiction ऑफ सिविल कोर्ट, CPC याद है? CPC में हमने jurisdiction पढ़ा है। ये क्वेश्चन CPC से रिलेटेड है। ऊपर वाला सब क्राइम वाला था, ठीक है, ऊपर वाला, यहाँ ऊपर वाला ABC वाला क्राइम वाला था। मैंने बोला ना मेजरली क्वेश्चन इस चैप्टर से आए हैं, मगर ये क्वेश्चन CPC का पार्ट बन रहा है। नेक्स्ट, पब्लिकेशन ऑफ डिफेमेटरी वर्ड्स। लो भाई, व्हाट इज पब्लिकेशन ऑफ डिफेमेटरी वर्ड्स? का पब्लिकेशन का क्या मतलब होता है? डिफेमेशन अगर हमको अच्छे से बेटा आता था, हमने जो कॉन्सेप्ट उसके अंदर पढ़े हैं, तो ऑब्वियस ही बात है हमको ये फिर आता है। क्लियर है? नेक्स्ट, और ये भी बुक का है। व्हाट इज अ टाइम पीरियड ऑफ लिमिटेशन? हाँ भाई, ये मेरी बुक में नहीं था, ये बुक में मेरे नहीं था इधर, मगर अगर आपने मॉड्यूल से पढ़ा है, लिमिटेशन एक्ट में अगर आपने पढ़ा होगा, तो मॉड्यूल में उन्होंने पूरा टेबल डाला हुआ है। टेबल याद है? टेबल, लिमिटेशन एक्ट में पूरा टेबल डाला हुआ है, लिस्ट ऑफ मैनी केसेस, ठीक है, अपील्स का, सूट्स का, एप्लीकेशंस का, बहुत से टाइम लिमिट्स दिए हैं। मगर देखो, वो पूरा टेबल याद करना, पूरा टेबल याद करना, मैं मान सकता हूँ कि अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स के उसमें नहीं है कि भाई याद कर लेंगे। क्लियर है? मगर इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया, इन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया, लिमिटेशन का पूछ लिया, लिमिटेशन एक्ट का। समझ आ रहा है? ये टाइम लिमिट, टाइम पीरियड आया है, लिमिटेशन एक्ट से आ गया है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ये वहां से आया हुआ है। ठीक है, आता समझ? आप अपने इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में जाके आप लॉ रिलेटेड टू क्राइम्स एंड प्रोसीजर में आंसर ना चेक करना इसका, वहां नहीं मिलेगा आपको ये, वहां पे आंसर नहीं मिलेगा। ये आंसर मिलेगा लिमिटेशन एक्ट में जाके आपको। समझ आ रहा है? लिमिटेशन एक्ट में जो टेबल दिया है ना, पूरा उन्होंने एक शेड्यूल बना के दिया हुआ आपको, लिस्ट ऑफ सूट्स, एप्लीकेशंस, अपील्स और उसकी टाइम लिमिट्स, कितने टाइम में आपको सूट फाइल करना, एप्लीकेशन फाइल करना, अपील फाइल करना, ये वहां मिलेगा आपको ये। समझ आ रहा है? क्लियर है? चलिए, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1, 20 मार्क्स का। 20 मार्क्स का सिंपल क्वेश्चन, 20 मार्क्स का सिंपल क्वेश्चन है, जिसमें से मैं बोल रहा हूँ कहाँ भाई 3 मार्क्स वाला थोड़ा गड़बड़ नहीं था। ठीक है, उसमें नहीं था बुक में। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे आगे चलिए, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। 1 मिनट।
चलिए चलिए चलिए, हाँ जी आगे आते हैं, आगे बढ़िए आगे बढ़िए आगे बढ़िए आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आते हैं भाई, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका है, द मॉडर्न इंडियन लॉ एज आई स्टडी द कोर्ट इज डिराइव फ्रॉम द वेरियस सोर्सेज एंड सोर्स फॉल अंडर टू हेड्स, प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज। यस सर, जुडिशियल प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, आर कंसीडर्ड एज अ प्राइमरी सोर्स ऑफ इंडियन लॉ। ये देखिए बुक से क्वेश्चन है, हम लोग जुडिशियल प्रेसिडेंट बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है, ठीक है। सोर्सेज ऑफ लॉ का क्वेश्चन है ये, और इसके अंदर क्या लिखा है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंस डिटरमाइन एंड एक्सप्लेन व्हाट काइंड ऑफ प्रेसिडेंट इज। टाइप्स ऑफ प्रेसिडेंट हमने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? टाइप्स ऑफ काइंड्स ऑफ प्रेसिडेंट हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? पढ़ा है सर, पढ़ा है। अथॉरिटेटिव है, परसुएसिव है, पढ़ा है ना ये सब हमने, उसी का क्वेश्चन है। अब आपको अगर वो कॉन्सेप्ट आता है कि अथॉरिटेटिव का मतलब क्या है, परसुएसिव का मतलब क्या है, अगर आपको इस सब का कॉन्सेप्ट आता है, टाइप्स ऑफ प्रेसिडेंट आपको अच्छे से आते हैं, तो भाई साहब ये फिर केस कैसे नहीं होगा आपसे? कैसे नहीं होगा? अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है फिर ये आराम से आएगा केस। समझ आ रहा है? तो मैंने आपको क्या बोला है कि बेटा पेपर ऐसा ना बोलो पेपर बहुत टफ आ गया, पेपर ऐसा नहीं बोलना है आपको, प्लीज ऐसा आप प्लीज ना बोलिए, क्योंकि आप पेपर ऐसे ही आएंगे। आगे से तैयार रहना, इसके लिए आगे से तैयार रहना। अब आपको डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दिए जाएंगे, ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दिए जाएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन दे देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इंस्टीट्यूट पहले से रेडी बैठा है, आपको इंस्टीट्यूट अब क्या करेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको नहीं देगा। अब आपको आधे आधे मिलेंगे, 50% डायरेक्ट मिलेंगे और 50% आपको अब, या मोर देन 50% आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो कॉन्सेप्चुअल बेस्ड रहेंगे, थोड़ी सी टेक्निकलिटी रहेगी। अगर आपको कॉन्सेप्ट आता है तो भाई साहब आपको फिर इसका सॉल्यूशन भी आता है। और अगर आपका कॉन्सेप्ट वीक है, आपने खाली रटा हुआ है, आपको खाली रटाया गया है, हाँ बच्चों बोलो मेरे पीछे बोलो, 3 बार बोलो 4 बार बोलो याद हो जाएगा, ये काम नहीं चलेगा, ये काम नहीं चलेगा। और बेसिक और स्पेशली लॉ के पेपर में ये काम नहीं चलेगा। हाँ कि 3 बार 4 बार रटवा रहे हैं, आपको रटवा रहे हैं और आप रटे जा रहे हो चीज़ें, ये काम नहीं चलने वाला। अब अपने माइंड में आप एकदम ये सेट कर लो, ये चीज़ें नहीं होंगी, ठीक है। और गाना बजाने से काम भी नहीं होगा अब, ठीक है, गाना बजाना नाचना झूमना काम नहीं चलेगा, एकदम अच्छे से विथ फुल अटेंशन आपको पढ़ना पड़ेगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट हल्का सा भी इधर उधर हुआ ना, तो बेटा ये 4 मार्क्स 5 मार्क्स ना ये भी इधर उधर हो जाएंगे, ठीक है। और नुकसान आपको है, नुकसान आपको है, क्लियर है? तो कॉन्सेप्ट्स पे पूरा फोकस होना चाहिए और डिटेल में पढ़िए जितना पढ़ सकते हैं, ठीक है, डिटेल में पढ़िए। टीचर आपको शॉर्टकट में पढ़ाए, आप रोकिए वो टीचर को, आप बोलिए सर प्लीज डिटेल में पढ़ाइए, बेयर एक्स लेके जाइए साथ में, कोई दिक्कत नहीं है, लेके जाइए बेयर एक्स। अब बोलिए अगर टीचर आपका कोई कॉन्सेप्ट छोड़ दे रहा है, मिस कर रहा है, आप बोलिए सर आपने ये कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाया, ये तो मॉड्यूल में है हमारी, इसको पढ़ाइए, इसको समझाइए। समझ आ रही है? बोलो, तब समझ आएगा आपको। क्लियर है? समझ आ रही है कि नहीं आ रही? तो कॉन्सेप्ट्स पे फोकस रखिए, कॉन्सेप्ट्स कॉन्सेप्ट्स बहुत बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अभी आप लोगों को जब हम लोग बहुत डिटेल में पढ़ाते हैं तो आप लोग बोलते हो सर इतना डिटेल में पढ़ा दियो सर, थक गए सर। हाँ कहाँ सर, आप 180 घंटा 200 घंटा इतना ज़्यादा पढ़ा रहे हो। बेटा वो जो आप पढ़ रहे हो ना 150 200 घंटा जीआईएल को, वो 3 घंटे में आपको उतारना होता है पूरा जाके वो। समझ आ रही है? 3 घंटे में पूरा उतार के आते हैं हम लोग, इतना मेहनत करते हैं, इतना पढ़ाते हैं आपको। बेटा अगर हम भी चाह ले तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी आपका 100 घंटे में सिलेबस खत्म कर देता हूँ, मुझे तो और सही रहेगा, मैं तो खत्म कर दूंगा, मुझे क्या है, मेरा तो और फायदा है उसमें ना, मेरा नुकसान थोड़ी है अगर मैं आपको 100 घंटे में खत्म कर दूं। मैं फालतू आपका 150 200 घंटे के बीच में आपको पढ़ाता हूँ इतना, मैं तो खत्म कर सकता हूँ, मुझे क्या दिक्कत है फिर। समझ आ रही है? क्लियर है? क्योंकि न्यू सिलेबस में अब थोड़ा सिलेबस बढ़ गया है, ठीक है, इंक्रीज हो गया है, तो नंबर ऑफ आवर्स भी बढ़ गए हैं, और कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने दिख गया है। मैंने पहले से बोला था बच्चों को तैयार रहना, और खुद मेहनत कुछ आपको भी करनी पड़ेगी, ठीक है, कुछ मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी, आप पूरा डिपेंड ना हो जाओ टीचर पे। मेरा काम है आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाना, मगर उससे रिलेटेड कुछ केस स्टडीज एंड ऑल आ रही है, न्यूज़ में आ रहा है, तो उसको पढ़ने की जिम्मेदारी आपकी है बेटा। अब ये थोड़ी मैं हर चीज़ आपको बताता जाऊंगा ऐसे नहीं होता, ठीक है। हम लोग का काम है आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाना, कॉन्सेप्ट जो आएंगे आपको पढ़ाएंगे पूरे। अगर उन कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ नए केस आ रहे हैं, इंस्टीट्यूट कभी अपने सप्लीमेंट्स भी इशू करता है, उसमें भी कुछ केस स्टडी देता है, अगर सप्लीमेंट में अमेंडमेंट्स आ रही हैं तो मैं पढ़ाऊंगा आपको, 100% पढ़ाऊंगा, पूरा पढ़ाऊंगा अमेंडमेंट्स। मगर इंस्टीट्यूट की जो लास्ट टाइम अभी अमेंडमेंट्स नहीं आई थी, सप्लीमेंट जो इंस्टीट्यूट का आया था उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं थी, उसमें उन्होंने रीसेंट केस स्टडी डाली थी, दैट्स इट। समझ आ रहा है? उन्होंने खाली रीसेंट केस स्टडीज जो थी, जो रीसेंट कोर्ट की जजमेंट्स आई थी, वो खाली वहां पे डाले थे, रिलेटेड टू दी पर्टिकुलर टॉपिक्स वो डाले थे, कोई चेंजेस नहीं आए थे, कोई अमेंडमेंट नहीं थी। जो आपने अगर अगर आप लोगों ने यूट्यूब में कुछ देखा है ना, जेआईजेल अमेंडमेंट फॉर दिसंबर 23, कुछ अमेंडमेंट नहीं थी, पहली बात, कोई अमेंडमेंट नहीं आई थी। समझ आ रही है? वो खाली अमेंडमेंट बोलने के लिए है, अमेंडमेंट नहीं आई थी।
सप्लीमेंट आया था, सप्लीमेंट में कोई चेंजेस नहीं आए थे किसी चैप्टर के अंदर, अभी जैसा पहले एक्ट था वैसे ही सभी एक्ट है। बस उन्होंने क्या करा था, जो रिसेंट जजमेंट्स कोर्ट की आई थी उनको वहां पे डाल दिया था, दैट्स इट। समझ आ रहा है, रिलेटेड टू पर्टिकुलर टॉपिक्स और पर्टिकुलर चैप्टर्स कुछ जजमेंट्स आई थी वो आपको डाल दिया था वहां पे, सो दैट आप उसको भी रेफर कर लो, दैट्स इट। और कुछ चेंजेस नहीं थे उसके अंदर। क्लियर है? तो वो सब पढ़ने की जिम्मेदारी बेटा आपको लेनी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको आता है तो उससे रिलेटेड केस स्टडी नहीं पढ़ सकते क्या आप? कितनी केस स्टडी तो मैं आपको पढ़ाता हूँ, कितनी केस स्टडी मैं पढ़ाता हूँ बेटा। 600 पेज अगर न्यू सिलेबस में देखा जाए तो 600 पेज तो मैं आपको बुक से पढ़ाता हूँ। 300 पेज प्लस के मॉड्यूल है, बुक्स है मेरी, वॉल्यूम 2 वॉल्यूम्स है मेरी, 300 ठीक है, प्लस पेजेस। हाँ 600 पेज ऐसे पढ़ाता हूँ, और प्लस मोर देन 500 पीपीटी की स्लाइड्स पढ़ाता हूँ मैं। पता है ना, जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं उनको पता है। सिर्फ क्रिमिनल लॉ की अगर बात करी जाए, सिर्फ क्रिमिनल लॉज, जो आपका लॉ रिलेटेड टू क्राइम्स एंड प्रोसीजर एंड एविडेंस एक्ट, सिर्फ क्रिमिनल लॉज की बात करी जाए तो मोर देन 200 स्लाइड्स अपार्ट फ्रॉम माई बुक, वहां से पढ़ाता हूं मैं। बुक तो पढ़ाता ही पढ़ाता हूँ, 100 पेज के कम से कम तो बुक से पढ़ाता ही पढ़ाता हूँ ये चैप्टर को, और प्लस मोर देन 200 स्लाइड्स पढ़ाता हूँ इन चैप्टर्स के, खाली खाली क्रिमिनल लॉ, सिर्फ क्रिमिनल लॉ के लिए। वो बच्चों को पता है, जो मुझसे पढ़े उनको पता है। और कितनी मैं केस स्टडीज आपको कराता हूँ, कितने आपको मैं एग्जांपल्स कराता हूँ, कितने आपको इजी वर्ड्स में कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, वो आपको पता है। ठीक है, क्यों अब डिटेल की तो अगर बात करोगे आप फिर तो भाई मैं पीछे नहीं हूँ, फिर का मैं पीछे नहीं, फिर डिटेल में अगर डिटेल में कोई आ जाएगा फिर भाई मैं तो बोलता हूँ मैं ऊपर हूँ फिर आपसे, डिटेलिंग में तो मैं पीछे नहीं हूँ। ये तो पक्का है, और जो बच्चे मुझसे पढ़े हैं ये उनको पता है, ये अच्छे से पता है, मुझे प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं प्रूव नहीं करता, बच्चे में जो जिनको मैंने पढ़ाया है वो एग्जाम के रिजल्ट वाले दिन वो प्रूव करते हैं, मैं नहीं प्रूव करता। वो प्रूव करके बताते हैं कि मैं किसका स्टूडेंट हूँ। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। तो ये भाई आपका केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट आते हैं फिर से केस स्टडी क्वेश्चन, देख लीजिए। रामजी लाल द डोनर मेड 2 गिफ्ट्स, गिफ्ट्स की बात हो रही है, गिफ्ट्स की, टू हिज नेफ्यू गजेंद्र डोनी। डोनी द वन हु गिव द गिफ्ट उसको बोलते हैं डोनर, और जिसको देते हैं उसको बोलते हैं डोनी। तो भाई रामजी लाल ने गिफ्ट दिया है किसको? अपने भतीजे को दिया है, गजेंद्र को। द फर्स्ट गिफ्ट, 2 गिफ्ट दिए हैं, 2 गिफ्ट। द फर्स्ट गिफ्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, ओहो, और एक और गिफ्ट किया है, सेकंड गिफ्ट ऑफ 3 मूवेबल प्रॉपर्टी, ओहो, तो मतलब गिफ्ट हो रहा है, एक मूवेबल प्रॉपर्टी का भी हो रहा है और इमूवेबल प्रॉपर्टी का भी हो रहा है। तो ही डिड नॉट गेट द गिफ्ट डीड रजिस्टर, उसने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, और फॉर बोथ द मूवेबल एंड इमूवेबल, एंड डाइड, और मर गया। डिसाइड वेदर द गेंजर एंटाइटल टू बोथ द गिफ्ट्स और नॉट। भाई साहब पढ़ा है आप लोग ने क्या? पढ़ा है क्या? यस सर पढ़ा है, सेक्शन नंबर 17(1)(a) पढ़ा है क्या? सेक्शन नंबर 17(1) ऑफ द रजिस्ट्रेशन एक्ट पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? द आंसर इज यस, पढ़ा हुआ है। पढ़ा, देखिए मैंने लिखा है बुक और रजिस्ट्रेशन एक्ट। अगर आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है तो भाई आंसर तो आपको आता है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। और इस बार थोड़ा सा पैटर्न चेंज है न्यू सिलेबस में, न्यू सिलेबस में थोड़ा पैटर्न चेंज है। क्वेश्चन नंबर 1 जो 20 मार्क्स का है, और क्वेश्चन नंबर 6 20 मार्क्स का है। बाकी जो बीच के क्वेश्चन बचे, क्वेश्चन नंबर 2 3 4 5, वो सब 15 मार्क्स के हैं। तो 20 20 प्लस 40 और 15 इंटू 4 60, 40 प्लस 60 इज 100। तो 3 क्वेश्चन है हर क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे अभी। क्वेश्चन नंबर 3, और ये सिंपल सा क्वेश्चन एक दिया था, द ए द सन ऑफ बी सोल्ड द प्रॉपर्टी ऑफ बी प्रिज्यूमिंग दैट ही विल गेट द प्रॉपर्टी ऑफ बी आफ्टर डेथ। वैलिड है नहीं है? बुक का क्वेश्चन, ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है ये। अब बताइए, आगे आते हैं। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का चेक ड्रॉ करके दे रहा है 50,000 का, मगर भाई अकाउंट में खाली कितने थे? 49,000 है, जिसकी वजह से बाउंस हो गया चेक। बाउंसिंग ऑफ चेक पढ़ा है क्या? सेक्शन 138 पढ़ा है क्या? यस सर पढ़ा है सर। रेमेडी क्या है वो भी पढ़ा है हमने, पढ़ा है, बुक का क्वेश्चन, केस स्टडी। नेक्स्ट, सोगा, सोगा से क्वेश्चन, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट का क्वेश्चन है। और ये किसका क्वेश्चन है पता है आपको? अनपेड सेलर का क्वेश्चन है ये अनपेड सेलर का। आई होप अनपेड सेलर का एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ। ए सेल्स 2 टन्स ऑफ ऑयल एंड सेंड्स 1 ton ऑफ ऑयल बाय रोड, रिमेनिंग 1, ठीक है, रिसीव डिलीवरी ऑफ 1 बाय ऑल, ठीक है, बट बिफोर द रिसीव द डिलीवरी सेंड बाय ही, अच्छा इंसॉल्वेंट हो रहा है, ये लिखिए अनपेड। अनपेड सेलर का क्वेश्चन है, अनपेड सेलर, अनपेड सेलर का क्वेश्चन है। और हमने अनपेड सेलर का क्वेश्चन, अनपेड सेलर का टॉपिक हमने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है, बहुत डिटेल में पढ़ा है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? सर पढ़ा हुआ है।
पढ़ा हुआ है। अनपेड सेलर राइट टू स्टॉप द गुड इन ट्रांजिट, पढ़ा है। राइट ऑफ लियन, पढ़ा है क्या? पढ़ा है, हाँ पढ़ा है सर। बुक का क्वेश्चन है, बुक का क्वेश्चन है, बुक का क्वेश्चन नहीं, कॉन्सेप्ट बोलूंगा आपको, कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट आता है तो फिर तो ये केस स्टडी है ही। समझ आ रही है? आगे आइए। गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड, ठीक है, ऑर्डर आपका अप्रोप्रिएट, क्लियर है। लाइसेंस ऑब्टेन बाय द स्पेसिफाइड अथॉरिटी, ठीक है, ऑब्टेन लाइसेंस, क्लियर। ये भी बहुत सिंपल सा। ब्रिजू हैज नो लाइसेंस टू रिप्रेजेंट तरुण, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आया था ये भी, बहुत सिंपल। और कहाँ से क्वेश्चन आया? लॉ रिलेटेड टू क्राइम्स का क्वेश्चन है ये, लॉ रिलेटेड टू क्राइम्स का क्वेश्चन है। और ये चीटिंग है, समझ आ रहा है? इसमें क्या है? चीटिंग हो रहा है, क्योंकि भाई आप क्या कर रहे हो? डिसीव कर रहे हो, इंड्यूस कर रहे हो पर्सन को, ठीक है, कुछ झूठ बोल के उसको विश्वास दिला रहे हो कि मैं आपको सच बोल रहा हूँ, ठीक है। इसको चीटिंग बोला जाता है। बोला जाता है कि नहीं बोला जाता सर? यस सर। सेक्शन 415 से लेकर सेक्शन 420 हमने पढ़ा है क्या चीटिंग का? सर पढ़ा है। चीटिंग की डेफिनेशन आपने पढ़ी है क्या? यस सर पढ़ी है, बहुत डिटेल में। और डेफिनेशन अगर आपको आती है तो ये कॉन्सेप्ट आपको आता है। सिर्फ डेफिनेशन अगर आती है तो कॉन्सेप्ट आपको आता है, ये भी बोल दे रहा हूँ मैं आपको। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन टॉट से आया हुआ है। टॉट का क्वेश्चन है, जॉन वेड इज इन account in a private bank went to bank to deposit cash. While he was entering into the bank alongside a cash box of the bank carried inside, the security guard in a haste ended up firing John and they were killing them. Mrs. Maria, wife of the John, vicarious accountable for incidents, but the bank refuses. लो भाई, vicarious liability का क्वेश्चन आ रहा। vicarious liability पढ़ा है क्या हमने? सर पढ़ा है, पढ़ा है vicarious liability। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे ऑप्शन कहाँ पे आता है? क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन 4A न्यू सिलेबस के अंदर, और एक क्वेश्चन नंबर 6 रहेगा, ठीक है, वहां पे ऑप्शन आता है। क्या है? लिमिटेशन एक्ट का, अंडर द लिमिटेशन एक्ट द लिमिटेशन पीरियड फॉर फाइलिंग अ पर्टिकुलर सूट इज 3 years। व्हेन द लिमिटेशन पीरियड कमेंस आकाश वाज अ माइनर। क्या था? माइनर था सर, लीगली डिसेबल था वो, ठीक है। लीगली डिसेबल होता है क्या? यस सर, लीगली माइनर है, लीगली डिसेबल है, अनसाउंड है, लीगली डिसेबल है, तो ये माइनर वाला है, ठीक है। 13 साल का बच्चा था। Due to his legal disability, he could not institute the suit. Decide the reason whether Akash can file the suit on the session of minority. Section number बताइए भाई। सेक्शन नंबर 6 एंड 8 दोनों को रेफर करके आपका ये आंसर आएगा। सेक्शन नंबर 6 एंड 8 करके आपका है, ठीक है। सेक्शन नंबर 6 प्लस 8 दोनों के बारे में आपको लिखना है यहाँ पे। नेक्स्ट, दस सेक्शन 79 ऑफ आईटी एज ऑरेंज इलेक्टेड, लो बाय आईटी एक्ट का क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन कहाँ से आया है? बुक से नहीं है, ये बुक में नहीं है, आईसीआईसीआई का सप्लीमेंट जो आईसीएस ने दिया था, ये वहां से क्वेश्चन उन्होंने दिया। ये केस स्टडी उन्होंने देखी है, मैंने आपको बोला ना केस स्टडी वहां पर क्वेश्चन पेपर में दी है, ये देखिए उन्होंने दिए सप्लीमेंट भी, ये देखिए। गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस विशाखा इंडस्ट्रीज एंड अदर्स, देख लीजिए आप। आ रहा है समझ? आ रहा है समझ? ये देख लीजिए, आपके सामने है, आपके सामने है। देखिए मैंने बोला था ना, उन्होंने क्या दिया? रीसेंट जजमेंट्स दिए हैं, ये देखिए 2019 का उन्होंने जजमेंट्स डाली हैं खाली सप्लीमेंट में, वहां से उन्होंने क्वेश्चन पूछ लिया। एक क्वेश्चन नहीं, दो क्वेश्चन पूछे हैं सप्लीमेंट से, क्वेश्चन दो क्वेश्चन सप्लीमेंट से आए हैं। अगर आपने सप्लीमेंट पढ़ा है खाली केस स्टडी तो भाई आपका आता है, आपको कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, कॉन्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन एक आया हुआ है, और ये भी आईसीएसआई सप्लीमेंट, ये देख लीजिए दो क्वेश्चन मैंने आपको बोले सप्लीमेंट से, और ये भी सप्लीमेंट है। और देखिए केस स्टडी होगी यहाँ पे भी, यहाँ पे भी केस स्टडी होगी, ये देख लीजिए। सत्येंद्र कुमार अनिल वर्सेस सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड अदर्स, ये भी केस स्टडी, मैंने बोला ना केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि सप्लीमेंट में सिर्फ केस स्टडी दी थी उन्होंने, अमेंडमेंट नहीं थी वो। आ रहा है समझ? और देखिए कब का है ये देखिए 2022। मैंने क्या बोला? रीसेंट जो केस स्टडीज है, रीसेंट जजमेंट्स है, वो आ जाती है बस। कॉन्सेप्ट तो मतलब सेम ही रहेगा ना, कॉन्सेप्ट तो सर आर्टिकल 21 ही है ना, कॉन्सेप्ट थोड़ी चेंज हो जाएगा कोई, और उससे रिलेटेड जो आपका है केस वो दे दिया उन्होंने। आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 4 एक और ऑप्शन था। अगर आपको क्वेश्चन नंबर 4 नहीं आता तो 4A आपका बेस्ट, 4A आपका बेस्ट था। और ये तीनों क्वेश्चन 4A के मेरी बुक से थे। अब बताओ, चलो भाई हमने सप्लीमेंट नहीं भी पढ़ा, कोई दिक्कत नहीं है, और मुझे पता है बहुत बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा, और बहुत बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 4A ही करा है, ये भी मुझे पता है। बहुत से बच्चों से मेरी बात हुई, उन्होंने बताया सर हमने 4A करा है। समझ आ रहा है? और ये बुक से क्वेश्चन थे मेरी। लो भाई, एक्सप्लेन द ग्राउंड, एक्सप्लेन द ग्राउंड्स फॉर सेटिंग असाइड आर्बिट्रल अवार्ड। लो भाई, आर्बिट्रल अवार्ड को सेट असाइड करने के लिए क्या क्या ग्राउंड्स है? डायरेक्ट क्वेश्चन डायरेक्ट आंसर। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ ई स्टैंपिंग। लो भाई, ये भी बुक में है। नेक्स्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट प्रोवाइड्स लीगल फ्रेमवर्क फॉर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। लो भाई, ये भी आता है क्या बुक से? ये लीजिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया। चलो भाई, क्वेश्चन 4 नहीं आता सप्लीमेंट वाला, तो 4A तो सर हमको आता ही था, ये तो हमने पढ़ा है सर आपसे। चलिए
बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला, आरटीआई स्पेसिफाइज द मैनर इन विच द रिक्वेस्ट मे बी मेड बाय अ सिटीजन टू द अथॉरिटी फॉर ऑब्टेनिंग द इंफॉर्मेशन। किस तरीके से हम इंफॉर्मेशन डिमांड कर सकते हैं? पता है क्या प्रोसीजर? पता है क्या? यस सर, पता है, हमको पता है, पढ़ा है हमने। नेक्स्ट, प्रोसीजर फॉर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्सिलेशन प्रोसीडिंग। कॉन्सिलेशन पढ़ा है क्या हमने डिटेल में? यस सर, कॉन्सिलेशन पढ़ा है, बुक में ही है। रेफरिंग टू द सिविल प्रोसीजर कोड आंसर द फॉलोइंग। इसमें दो पॉइंट थे, इसमें से ये जो पहला वाला है ये मेरी बुक में नहीं था, मैं मानता हूं ये मेरी बुक में नहीं है। एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन, 5 में से 2.5 मार्क्स का, ये 2.5 मार्क्स का है, ठीक है, ये 2.5 मार्क्स का क्वेश्चन है खाली। 2.5 लिख देता हूँ, ठीक है, 2.5 का, और बाकी 2.5 मार्क्स का ये है जो कि बुक से है। देखिए, डिस्कस द जुरिडिक्शन ऑफ कोर्ट डिपेंडिंग अपॉन द पावर्स, ये बुक से है, ये वाला बुक से है, तभी मैंने टिक लगाया है, और पहला वाला बुक से नहीं है, और सिंपल सा आपका सीपीसी का क्वेश्चन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और 6A, ये आपका 20-20 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा है, अभिनव कॉन्ट्रैक्ट्स विद मनोज, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट्स का स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का है, और बुक में कॉन्सेप्ट है, ये मेरी बुक में है, ठीक है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से रिलेटेड था, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस से रिलेटेड था, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, और उसके बाद एक था इंजंक्शन एंड स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में क्या डिफरेंस होता है। दो चीज पूछी गई आपसे, ठीक है, दो चीजें पूछी गई हैं। नेक्स्ट, डिस्कस विद द रीजन द फॉलोइंग गिवन केस। लो, एविडेंस एक्ट का है, A cells is horse to be asked I is horse sound, क्या horse sound है? A is to be go and ask C, C knows all about it, C says horse is sound, statement by C, confession है कि admission है। सर आपको अगर confession और admission का concept आता है तो आप बता दोगे confession है कि admission है, कुछ नहीं करना, आपको बताना है confession है या admission है, और साथ में explanation दे देनी है कि क्यों है ऐसा, that's it। दूसरा भी आपका क्वेश्चन इजी था, ये लो भाई, विटनेस से रिलेटेड क्वेश्चन है, विटनेस से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये भी आपका सिंपल आपका है, आ रहा है समझ? चलिए, promissory note is executed by Raja and Suraj, and a stamp is afterwards affixed by cancelled by Raja by again signing it. लो भाई, execution हो रहा है, and a stamp is afterwards fixed, affixed हो रही है। लो भाई, पहले signing हो रही है और फिर उसके बाद fixation of stamp हो रहा है। अब आप and cancelled by Raja by again signing it. The stamp has been taken place subsequent to the execution. In this case, the provision of Indian Stamp Act complied. लो भाई, लगेगा कि नहीं लगेगा बताओ भाई? लगेगा। कैंसिलेशन एंड ऑल पढ़ा है स्टैंपिंग में कि नहीं पढ़ाया? मैंने पढ़ाया है सर, कैसी बात कर रहे हो आप, सब पढ़ाया है, पढ़ाया है ना, बुक का है। नेक्स्ट, ये भी आपका केस है, और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड केस आया है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड आपका ये केस स्टडी आया हुआ है। ये देखिए भाई, आपके सामने क्वेश्चन है, अरुण हस्बैंड एंटर्स इनटू रजिस्टर्ड एग्रीमेंट विद हिज वाइफ राधा टू पे हिज अर्निंग टू हर, इट इज द वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है? हाँ बताइए भर, सर क्या लीगल ऑब्लिगेशन यहाँ पे राइज हो रही है या सर सोशल ऑब्लिगेशन हो रही है राइज यहाँ पे? सर बताइए, बताइए बताइए, अब आप जानिए, मैंने तो बताया है कॉन्ट्रैक्ट में क्या होना चाहिए। हाँ, लीगल होना चाहिए, सोशल होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, आपको पता है, ये आपको पता है, रजिस्टर कराओ ना कराओ उससे मतलब नहीं है, उससे मतलब नहीं है, ठीक है, ये आपको पता है। नेक्स्ट, what principle of statutory interpretation shall be applied by the courts when there is a conflict between general provision और special provision में अगर conflict हो रहा है तो क्या आप करेंगे? इंटरप्रिटेशन स्टैट्यूट का है ये, किस तरीके से आप इंटरप्रिटेशन करोगे, ये भी आपको मैंने पढ़ाया है। कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द जनरल प्रोविजन एंड द स्पेशल प्रोविजन, नो लॉ कैन क्लॉथ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन विद द कंप्लीट लीगैलिटी, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, if the law says for the always examine the ambit and even of the modes existence to check the conformity of fundamental rights. In the light of this statement, discuss the judicial review at the stage of exercise of administrative discretion. judicial review से related question है और पढ़ा है हम लोग ने बुक में, बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है। नेक्स्ट, अ कस्टम विल बी अ वैलिड एंड वैलिड बाइंडिंग। लो भाई, ये भी आपका कस्टम से रिलेटेड है, सोर्सेज ऑफ लॉ। नेक्स्ट, इन अ सिविल सूट समटाइम्स कोर्ट अलाउज but the defendant claims to set off against the plaintiff एनी अनसर्टेन सम ऑफ मनी। ये लो भाई, किसका है क्वेश्चन, ये किसका क्वेश्चन है सर? सेट ऑफ हमने पढ़े थे सर, सेट ऑफ, लीगल सेट ऑफ, इक्विटेबल सेट ऑफ, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, और नीचे पूछा भी है, इन लाइट ऑफ द स्टेटमेंट डिस्कस वेदर इन इंडिया डिस्टिंक्शन बिटवीन लीगल एंड इक्विटेबल सेट इज रिकॉग्नाइज्ड और नॉट। हम मैंने पढ़ाया है, लीगल सेट ऑफ और इक्विटेबल सेट ऑफ दोनों आपको पढ़ाया हुआ, मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया है। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पढ़ाया है, और बुक का क्वेश्चन है, ये देखिए आपके सामने है।
बेटा कॉन्सेप्ट सब जो बुक में नहीं था मैंने आपको बता दिया भाई साहब, मेरी बुक में नहीं है। मैंने सीधा लिख दिया, देखो आईसीआई सप्लीमेंट लिख दिया, और मैंने आपको बता दिया मेरी बुक में नहीं है। मगर ये टोटल पेपर 130 मार्क्स का है, इसमें से कम 120 मार्क्स का पेपर आपका बुक से है। समझ आ रहा है? क्लियर है? गेटिंग और नॉट? अगर आप सप्लीमेंट वाला क्वेश्चन इग्नोर कर दो तब तो और ज़्यादा है। क्लियर है? आता है समझ? हाँ, तो 90% अप्रॉक्सीमेटली 90% तो भाई साहब मैंने आपको बुक से बताया हुआ है। 5-10% की तो मैं हमेशा बोलता हूँ लीवरेज होती है, 5-10% का तो कुछ भी हो सकता। अगर आपने 90% अगर मेरा पढ़ाया हुआ है, करा हुआ है, तो भाई साहब फिर आपकी एग्जामिशन आने से कौन रोक सकता है? और पेपर टफ नहीं है बेटा, जो आपको लग रहा है ना, पेपर टफ नहीं है। बात समझो मेरी, प्लीज समझो। आप ये ना सोचो कि सर आप ज्यादा बोल रहे हो, हाँ, कि आपको पेपर टफ नहीं लग रहा, आप तो चलो पढ़ाते हो आपको आता होगा। बेटा ऐसा नहीं है। अगर आपके कॉन्सेप्ट, सच बताओ, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो पेपर आपको टफ नहीं लगेगा। ठीक है? अगर आपके बराबर आपने दिमाग में वही बना के आप गए थे कि भाई इंस्टीट्यूट हमसे डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछेगा, फिर आपको टफ लगेगा। मगर आप अच्छे से प्रिपेयर होके गए थे कि भाई कैसे भी क्वेश्चन आ जाए मुझे आता है सब, तब आपको पेपर टफ नहीं लगेगा। समझ आ रही है? तो पेपर का वो ना बोलो पेपर बहुत टफ है। मैं, हाँ, ये मैं बोल रहा हूँ, ये मैं बोल रहा हूँ कि पेपर पेपर आपका जो जेएचएल न्यू सिलेबस का था, पेपर वॉज कंसेप्चुअल बेस्ड, कॉन्सेप्ट पे बेस्ड था सब कुछ अच्छे से। यहाँ पे जो भी केस स्टडीज क्वेश्चन आए हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन आए हुए हैं। क्लियर है? थोड़ा सा टेक्निकलिटीज थी, तो आपको अगर कॉन्सेप्ट आता है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। समझ आ रही है? समझ आ रही? तभी तो अब अच्छे कंपनी सेक्रेटरी बनोगे भाई। रट रटा के थोड़ी करना हमको, रट रटा के पास नहीं होना सर, हमको रटना नहीं है। आई वॉन्ट टू बी अ, या वी वॉन्ट टू बी अ गुड कंपनी सेक्रेटरी सर। हमको वो कंपनी सेक्रेटरी नहीं बन रहा जो 30,000 40,000 रुपये महीना कमा रहा है सर, हमको वो नहीं बनना सर। हमें वो कंपनी सेक्रेटरी बन रहा है जिसकी सैलरी 5 लाख 10 लाख रुपए कम से कम एक महीने की है, 15 लाख 20 लाख एक महीने की 1 मंथ सैलरी। ऐसे भी है, ऐसे भी सीएस है जिनकी सैलरी मोर देन 5 lakhs पर मंथ है, ऐसे भी कंपनी सेक्रेटरीज है। और बहुत से ऐसे भी है जिनकी एक एक महीने की सैलरी 1-1 2-2 3-3 लाख है, ऐसे भी है। और बहुत से ऐसे भी हैं जिनकी सैलरी 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000, ऐसे भी है दोनों कंपनी सेक्रेटरी। अब आपको कौन सा बनना है ये आप देखो, ये आपके ऊपर है सब कुछ। ठीक है? मेरा काम बताना है, मगर आप करना तो आपको है। मेरा बस एक चीज है कि जो भी चीज आप पढ़िए भाई साहब, डिटेल में, डीप में, अच्छे से पूरा एनालिसिस करके पढ़ो। समझ आ रहा है? क्लियर? सिर्फ पास नहीं होना है, अच्छा करियर भी चूज करना, अच्छा करियर भी हमको बनाना है, अच्छा करियर भी हमको बिल्ड करना है। समझ आ रहा है? सो देट हम एकदम यूनिक रहे, दूसरों से अलग मेरी पहचान हो, तब आपको जो आपका सीएस करने का पर्पस है ना, तब जाके वो पूरा होगा, अदरवाइज ऐसे नहीं। ठीक है? तो शॉर्टकट को इग्नोर करिए एकदम। से नो टू शॉर्टकट्स, से नो टू शॉर्टकट। सर हम शॉर्टकट में नहीं पढ़ेंगे, हमको नहीं पढ़ना, हमको पढ़ना है डीप में, हमको पढ़ना है डिटेल में। हमको जितनी आप एनालिसिस करा सकते हैं कॉन्सेप्ट्स की, हमको वो कराइए, हमको ऐसे पढ़ना है, ऐसे आपको अपने टीचर से बोलना है। ठीक है? समझ आ रही है? क्लियर है? चलिए, तो मेरे हिसाब से इतना ही था। मैंने सोचा कि चलो भाई एग्जाम्स आपके ओवर हो गए, एग्जाम्स के बीच में मैंने आपको कोई परेशान नहीं किया एकदम, मुझे कोई ऐसा नहीं था कि एनालिसिस एंड ऑल, मैंने देख लिया था पेपर, मगर मैंने सोचा एक वीडियो बना देता हूँ, बच्चों को समझ आ जाए। ठीक है? बच्चे घबराए नहीं, कि ऐसा ना लगे कि भाई पेपर कहाँ से एंड ऑल ऐसा आ गया है। और ओल्ड सिलेबस की तो चलो बात छोड़ दो, ओल्ड सिलेबस का पेपर वाकई में बहुत बढ़िया और बहुत सिंपल और ईजी आया था, वो तो बहुत खुश होंगे। और न्यू सिलेबस वाले बच्चे भी जो पेपर अच्छे से करके आए, जो अच्छे से करे हैं, कॉन्सेप्ट जिसका क्लियर था, उनको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है? चलिए, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा, एंड ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट। एंड होपफुली रिजल्ट आपका बहुत बहुत अच्छा आएगा, घबराने की जरूरत एकदम नहीं है। अब आगे फोकस करिए। ठीक है? आगे फोकस करिए, जिन्होंने ग्रुप 1 दिया था ग्रुप 2 पे फोकस करिए, आप जिन्होंने बोथ ग्रुप दिया था आप प्रोफेशनल में फोकस करिए। ठीक है? टेंशन लेने की जरूरत एकदम नहीं है। अगर आपको कॉन्फिडेंस है अपने अंदर तो भाई साहब आप पास है, अगर आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है तो आप पास हो फिर। क्लियर है? चलिए, बाय बाय एंड टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना, बाय बाय।